हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 एमसीक्यूज ऑन इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज पर। दोस्तों, इस लेक्चर को हम आज का लास्ट लेक्चर रखेंगे। एमसीक्यूज इकोलॉजी जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो आपका क्लाइमेट चेंज वाला आपका टॉपिक है, इसको हम यहीं पे क्लोज करेंगे इस टॉपिक के साथ, इस एमसीक्यूज लेक्चर के साथ। इसमें आज हम लेक्चर जो नंबर 2 में हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, वो टोटल जो स्ट्रेंथ है क्वेश्चंस की वो 20 क्वेश्चन है। तो विद डिटेल के साथ हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आपकी स्क्रीन पर आपको सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ द लैंटिक हैबिटेट इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज, तो इसका आंसर जो भी बनेगा, ऑप्शन ए हो, बी हो, सी हो या फिर डी हो, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना होता है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई होती है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अपकमिंग टाइम पे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ दी इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, सबसे लोएस्ट एटमोसफियर की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है। देखिए, ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, यहाँ पे हमें गुड ओजोन देखने को मिलता है। कौन सा जोन मिलता है? गुड ओजोन लेयर। तो जिसको हम ओजोन लेयर, मेन जो ओजोन लेयर है वो हमें स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि ट्रोपोस्फीयर में हमें बैड ओजोन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, इसलिए इस लेयर को हम ओजोन लेयर बोलते हैं, बैड ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो ये जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो आपकी लेयर आती है वो आती है ट्रोपो, फिर आती है स्टैटो, फिर मीजो, फिर आती है थर्मोस्फीयर, फिर आती है आपकी एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये 5 तरह की लेयर्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्रू नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या गैस जो होती है वो क्या कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है, बिल्कुल यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी की सारी ये गैसेज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये रिस्पॉन्सिबल रहती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी इसका सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी है जो यहाँ पे गलत बताया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीमेंट इन दी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लीमेंट जो हो रही है, यानी कि डिप्लीशंस जो हो रही है, उसके लिए कौन सी एक गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है? नाइट्रस ऑक्साइड रहती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है। तो इस पर्पज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये एक रिस्पॉन्सिबल रहती है डिक्रीमेंट ऑफ द ओजोन लेयर के लिए। ठीक है गाइस, तो ये थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था। उसके बाद बोलता है कि मॉनिटर प्रोटोकॉल। मॉनिटर प्रोटोकॉल जो है वो किससे डील करता है? एक तो पढ़ा हमने क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो प्रोटोकॉल था वो ग्रीन हाउस गैसेस के साथ रिलेट करता था, और मॉनिटर जो प्रोटोकॉल है वो करता है आपका ओजोन लेयर की गैसेस के साथ। ठीक है, ग्रीन हाउस के साथ करता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ओजोन लेयर के ये चलाया कब किया गया? 1987 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओडीएस के लिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एरिया ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर इट्स मैंग्रोव वेजिटेशन। पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में अगर बात की जाए कौन सा है, तो वो है सुंदरवन। सुंदरवन है कहाँ पे? ये आपका वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन। बिटला, बिटला नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिटला नेशनल पार्क जो आपका कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसको मैं अगर बात करूँ तो ये बिटला जो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इसका आंसर है झारखंड। झारखंड इसका राइट ऑप्शन है बिटला नेशनल पार्क का। ठीक है, तो ये पलामू के नाम से भी जानते हैं इसको, पलामू, पलामाऊ। ठीक है, पलामाऊ नाम का भी एक है बिटला नेशनल पार्क है, इसका अनदर नेम भी पलामू कह सकते हैं इसको। पेरियर गेम सेंचुरी इज फेमस फॉर। पेरियर जो गेम सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है? लाइन्स के लिए, स्पॉटेड डियर के लिए, टाइगर के लिए, विल्ड एलिफेंट्स के लिए, किसके लिए? तो सबसे पहले अगर पेरियर गेम सेंचुरी की बात करूँ तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये केरला में लोकेटेड है। ठीक है, केरला में ये लोकेटेड है। तो ये एसाइटिक लाइन्स के लिए पॉपुलर, सॉरी एसाइटिक एलिफेंट्स के लिए, तो विल्ड एलिफेंट्स के लिए
फेमस है, कौन सी, पैरियर गेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये केरला में लोकेटेड है, केरला स्टेट में लोकेटेड है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट अगर इंडिया की बात की जाए तो कहाँ पे है, तो वो है आपके आंध्र प्रदेश में। नाम पता है, बिल्कुल पता है, नागा अर्जुना सागर श्रीसलाम यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट टाइगर की हैबिटेट देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, नागा अर्जुना सागर श्रीसलम में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मानस कहाँ पे है, मानस जो आपकी है ये आपकी असम में है। एक है पाकी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वेयर इज द होम ऑफ द एसाइटिक लाइन, एसाइटिक लाइन का होम कहाँ पे है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में है, कान्हा नेशनल पार्क में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, दड़वा में। तो वो आपका है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में, ठीक है। एसाइटिक लाइन का याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर आप धीरे धीरे पढ़ाओ, कहने का मतलब कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ, चीज़ों को जल्दी से कवर करो। अब आता है कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स प्रोटेक्टेड एरिया वेल नोन, कौन सा यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही थी है। भितरकनिका साल्ट वाटर जो उड़ीसा क्रोकोडाइल के लिए है, भितरकनिका जो है साल्ट वाटर उड़ीसा में है, क्रोकोडाइल के लिए ये रिजर्व है। तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था JKSSB, क्योंकि ये जो है भितरकनिका ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपको देखना, रामसर कन्वेंशन में देखने को मिलेगा, सॉरी। JKSSB क्लास 4 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडिया नेशनल पार्क राजस्थान में है, तो बिल्कुल सही है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं, बाकी के गलत हो जाते हैं, ऑप्शन A एंड B, ठीक है। और जो इराबी कुलाम जो है ये कहाँ पे है, ये आपका नेशनल पार्क है, तो केरला में है। तो ये किसके लिए रिजर्व है, नीलगिरी हिल्स के लिए, सॉरी नीलगिरी थास के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंचुरी इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी सेंचुरी जो बिल्कुल मैच नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे बंगाल टाइगर आपको रिजर्व देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। गाना काजीरंगा जो रिहिनो है वो बिल्कुल सही है। पेरियर एलिफेंट्स जो मैंने केरला बढ़ाया बिल्कुल सही है। गाना लाइन में नहीं है ये, क्योंकि एक भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको हम कोलाडियो नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है। अगस्त्य मलाई, नाला मलाई, नीलगिरी, पंचमरी। तो नाला मलाई जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बिल्कुल सही है। कॉर्बेट यहाँ पे है, बांदीपुरा संजय नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में बांदीपुर, यहाँ पे कहाँ पे है। बाकी सारी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही, कॉर्बेट भी ठीक है, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पर ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये दोस्तों कर्नाटका में लोकेटेड है। कर्नाटका इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैरीन नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क यहाँ पे कौन सा हो जाता है, गल्फ ऑफ मैनर जो है एक मैरीन नेशनल पार्क है, ये आपको पता ही है कहाँ पे है, साउथ में है। तो गल्फ ऑफ मैनर इज ए मैरीन नेशनल पार्क लिटिल इंडियन ओशन लोकेटेड बिटवीन द साउथर्न ईस्ट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न श्रीलंका के बीच में लोकेटेड करता है, यही इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमंग द फ्लोइंग ग्रीन हाउस गैसेज विच डज नॉट कॉज ओजोन पोल्यूशन इन दी ट्रोपोस्फियर, इनमें से कौन सा ओजोन की मतलब कि पोल्यूशन का कारण नहीं बनता है। मीथेन भी बनता है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड भी बनता है, वाटर वेपर्स भी बनते हैं, तो आपका नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है ये नहीं बनता है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यहाँ पे गैस नहीं है जो कि काजेज है आपकी ओजोन पोल्यूशन का, ओजोन लेयर में जो पोल्यूशन हो रही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू द साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट है ये आपकी केरला में है, ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ किसके लिए, वेटलैंड्स के लिए, ये आपको पता है 1975 में ये चीज़ करवाई गई थी रामसर सिटी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी
ऑफ द फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इन द एस्टैब्लिशमेंट वन, किसके दौरान? बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ये ट्रेडिशनल जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ में, तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? स्टेबल इकोसिस्टम, स्टेबल खुद सोचो माइंड में, डेजर्ट भी चेंज हो सकता है, माउंटेन्स में भी चेंजेस आ सकती हैं, ओशन में नहीं आ सकती। ओशन इज द राइट ऑप्शन। ओशन इज द स्टेबल इकोसिस्टम। ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट इंक्लूड्स, वो क्या इंक्लूड करता है? जो ट्रॉपिकल लेवल है वो सबसे पहले ग्रीन को ही इंक्लूड करेगा ना, हार्बिवोरस कार्निवोरस तो इसमें इंक्लूड होंगे नहीं। दोस्तों ये थे आज के हमारे लेक्चर के 20 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आज का लेक्चर हमारा। 20 क्वेश्चन हमने किए लेक्चर नंबर 2 में। इसी के साथ आपका MCQs इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम ये खत्म होता है। आपको ज़्यादा मेन प्रिपरेशन इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी पे करनी है, इकोसिस्टम पे करनी है और क्लाइमेट चेंज पे करनी है। इसी के रिलेटेड, इन्हीं 4 टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी अगर ये इकोसिस्टम, नेशनल पार्क जो भी हैं, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें रामसर साइट कन्वेंशन के अंडर हैं, क्योंकि आपको पता है 75 रामसर साइट्स हमारी हो चुकी हैं, तो इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा कौन सी कहाँ पे है, किसके लिए रिजर्व रखी है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इसी तरह का बनता है, आज तक ऐसा ही देखने को मिला है। जो भी रामसर साइट्स के अंदर चीज़ें होती हैं वही हमें JK SSB के एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो उन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। रामसर साइट्स कन्वेंशन की अभी हमारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप एक एक करके, क्योंकि जो भी न्यूली एडेड हो जाती हैं हम उनको स्पेशल वीडियो में उनको कवर कर लेते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, छोटा सा ही लेक्चर था हमारा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, अब इंडियन इकॉनमी पे भी आना शुरू हो जाएंगे, और अब आपके लेक्चर जो होंगे पॉलिटी और हिस्ट्री पे, तो ये चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। जैसा कि आपको पता है कि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम फिक्स हो चुका है, एग्ज़ाम आपका होना ही है 7 तारीख को दिसंबर को, तो रेडी रहिएगा। तो अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।